हमारी कंट्री तो डेमोक्रेटिक है, कॉन्स्टिट्यूशन भी डेमोक्रेटिक है। बेटा हमारी कंट्री डेमोक्रेटिक इसलिए है जो थर्ड ऑर्गन ऑफ गवर्नमेंट है वो इंडिपेंडेंटली काम करता है। ये आइडिया कहाँ से लिया गया है? अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से चैलेंज किया और फिर चेंज भी हो गया। और आज के टाइम पे हम क्या कर रहे हैं? हर घर तिरंगा, राइट। अगर हम शॉर्ट फॉर्म में समझे कि ये तीनों क्या है, तो ये जो है फंडामेंटल राइट, ये वो चीजें हैं जो हम, तो यहाँ पे दो वर्ड एक्स्ट्रा आ गए हैं। कौन कौन से? सोशलिस्ट एंड सेक्युलर। Hello dear students, welcome to Concept Corridor, a path that will lead you to the world of knowledge, and I'm your mentor Yogita Dhami. So today we are here going to cover the one shot of chapter 10 for class 7 social science, that is the Constitution of India and Introduction. बेटा चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं संविधान के बारे में, भारत के संविधान के बारे में, एंड दैट इज जस्ट एन इंट्रोडक्टरी। बहुत डिटेल में हमें नहीं पढ़ना है, सो यू आर गोइंग टू एंजॉय दिस चैप्टर, ठीक है। Before we start, these are the 6 chapters of your NCERT syllabus that we are done with. In case you have missed any one of them, link is given in the description. बाद में जाकर उनको चेक कर सकते हो. And if you want notes of all these chapters, join my Telegram channel. Link is again there in the description. वहाँ पर I keep on sharing these PPTs on a regular basis that you can access free of cost. ठीक है? Now, what are you supposed to do? Pay your fee. Yes, what is that fee? Just subscribe the channel, like this video and share it among your friends. बेटा कोचिंग सेंटर में जाते हो, इतनी भारी भरकम वहाँ जेब खाली करके आते हो पेरेंट्स की। यहाँ पर क्या कर रहे हैं हम? यहाँ पर हमको क्वालिटी एजुकेशन मिल रही है, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। What are you supposed to do? Just subscribe the channel, share this video among your friends if you feel this is worth watching. ठीक है? So I hope you have done that. Now let's get started with the chapter here. But the chapter is starting with some lines which were stated by Dr. Rajendra Prasad, first president of India. क्या बोला इन्होंने? I would like to point out that if we are able to act according to the constitution which has been adopted, constitution adopt कब हुआ था? 26 जनवरी 1950 में। तो ये जो कॉन्स्टिट्यूशन हमने अडॉप्ट किया है, इसके अकॉर्डिंग अगर हम काम करें, आई एम श्योर वी शैल बी एबल वेरी सून टू मेक आवर कंट्री ग्रेट। हम बहुत जल्द अपने देश को एक महान देश बना सकते हैं, ठीक है। दिस इज अ गोल, दिस इज अ गोल विच इज विद इन आवर पावर टू रीच। नाउ व्हाट इज अ गोल? बेटा कॉन्स्टिट्यूशन इटसेल्फ, कॉन्स्टिट्यूशन हमारी कंट्री के लिए, हम लोगों के लिए कुछ ऐसे गोल्स को सेट करता है जिनको अचीव करने के लिए हम सब लोग काम करते हैं, राइट। तो ये जो गोल सेट हुए हैं ये हमारे रीच में हैं, यानी हम इनको अचीव कर सकते हैं, बट इनको अचीव करना इतना आसान नहीं होगा। इट्स रियलाइजेशन वुड रिक्वायर्ड हार्ड फिजिकल एंड मेंटल लेबर। इनको अचीव करने के लिए हमें बहुत ज़्यादा फिजिकल एंड मेंटल लेबर यानी मेहनत करनी पड़ेगी ना। वाई फिजिकल लेबर? बेटा अगर हमें कंट्री को ग्रेट बनाना है तो वहाँ पर हमें बहुत बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, इंडस्ट्रीज, फैक्ट्रीज, राइट। इन सब ये कैसे होगा? कंस्ट्रक्शन से, फिजिकल लेबर। उसके अलावा हमारी कंट्री की जो मेन इकोनॉमिक ग्रोथ है वो किस पर डिपेंड करती है? एग्रीकल्चर पे, वहाँ पर भी फिजिकल लेबर, राइट। मेंटल लेबर, वाई मेंटल लेबर? अगर कंट्री को ग्रेट बनाना है तो इनोवेटिव आइडियाज चाहिए, वो कहाँ से आएंगे? इंटेलिजेंस से, राइट। और इतने बड़ी कंट्री हम चला रहे हैं तो वहाँ पे गुड डिसीजन मेकिंग भी होनी चाहिए। सो एवरीवेयर मेंटल लेबर, क्लियर। अबव ऑल ग्रेट मॉरल रीजनरेशन। बेटा हम किसी भी गोल को अगर अचीव करने निकलते हैं तो वहाँ पर प्रॉपर डिसिप्लिन होना चाहिए, गुड मॉरल वैल्यूज होनी चाहिए। अंडरस्टूड? आगे देखो, वी हैव प्रिपेयर्ड अ डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन। अब बोलोगे मैम हमारी कंट्री तो डेमोक्रेटिक है, कॉन्स्टिट्यूशन भी डेमोक्रेटिक है। बेटा हमारी कंट्री डेमोक्रेटिक इसलिए है क्योंकि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन डेमोक्रेटिक है। हमारी कंट्री में जो भी काम हो रहे हैं वो गवर्नमेंट कर रही है या हम लोग फॉलो कर रहे हैं, जो भी लॉ एंड ऑर्डर फॉलो हो रहे हैं वो क्यों हो रहे हैं? क्योंकि वो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखे हुए हैं। सो हमारी कंट्री डेमोक्रेटिक क्यों है? क्योंकि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में डेमोक्रेसी मेंशन्ड है, कॉन्स्टिट्यूशन हमारा पूरा डेमोक्रेटिक है, क्लियर। आगे देखो, बट द सक्सेसफुल वर्किंग ऑफ द डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन रिक्वायर्ड इन दोज हु हैव टू वर्क विद इन देम विलिंगनेस टू रिस्पेक्ट द व्यू पॉइंट ऑफ अदर्स, कैपेसिटी फॉर कॉम्प्रोमाइज एंड एकोमोडेशन। बेटा ये बता रहे हैं कि हमने कॉन्स्टिट्यूशन तो डेमोक्रेटिक बना दिया है, लेकिन पूरी कंट्री डेमोक्रेटिक बनाने के लिए क्या चाहिए? जो लोग यहाँ पर हैं, जो सिटीजन्स यहाँ पर हैं, उनके पास ये विलिंगनेस होनी चाहिए कि वो एक दूसरे के व्यू पॉइंट की रिस्पेक्ट कर सकें। जहाँ पर उनके अकॉर्डिंग काम नहीं हो रहा वहाँ पर वो कॉम्प्रोमाइज़ कर सकें थोड़ा बहुत, और दूसरे के डिसीजंस को एक्सेप्ट कर सकें, उनको एकोमोडेट कर सकें। देन ओनली वी कैन अचीव दिस गोल, वी कैन मेक आवर कंट्री ग्रेट, क्लियर। सो दीज वर द लाइन्स बाय द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। अंडरस्टूड? चलो आगे चलते हैं। Now this is the picture which is given in the first page of this chapter. क्या दिखाया है यहाँ पर? Glimpse from the Republic Day Parade, one of the mesmerizing event that takes place every year on 26th January. क्यों होता है ये सेलिब्रेट? बिकॉज इसी दिन हमने अपने कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट किया था। 26 जनवरी 1950 में अडॉप्ट हुआ था, तो उसके बाद से हर साल हम 26 जनवरी को रिपब्लिक डे सेलिब्रेट करते हैं। क्यों करते हैं?
क्योंकि जब हमने कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट किया तो हमारी कंट्री एक रिपब्लिक कंट्री बन गई, भारत एक गणराज्य बन गया। ठीक है, अभी रिपब्लिक वर्ड का मतलब हम आगे जाके डिटेल में समझेंगे। अभी के लिए लेट्स कम बैक टू दिस पिक्चर। बेटा रिपब्लिक डे परेड में फ्लैग को हॉइस्ट कौन करता है? जल्दी से मुझे कमेंट में बताओ कितने लोगों ने ये रिपब्लिक डे परेड कंप्लीट देखी है। वन मोर क्वेश्चन फॉर यू, जल्दी से, बिकॉज आई बिलीव तुम लोग इतने फास्ट फॉरवर्ड वाले जमाने के बच्चे हो, ये 2-2.5 घंटे की परेड आई डाउट किसी ने पूरी कंप्लीट देखी हो। अगर देखी है तो टेल मी इन द कमेंट्स विद योर नेम, जल्दी से। ठीक है, दिस इज रियली अ गुड थिंग टू वॉच। अगर आप लोगों ने देखी है तो आई विल बी रियली वेरी हैप्पी। क्लियर? चलो मूविंग अहेड, नाउ लेट्स ट्राई एंड अंडरस्टैंड दैट व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशन। बेटा मैं इतनी देर से बोल रहे हैं कि हमने कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट किया, बट कॉन्स्टिट्यूशन है क्या जिसको हमने अडॉप्ट कर लिया? इट इज अ डॉक्यूमेंट। Constitution is a document that spells out the nation's basic principles and laws. जो बेसिक प्रिंसिपल्स हैं जिस पे पूरी कंट्री चल रही है, जो लॉज हैं जो इस कंट्री में फॉलो होते हैं, एवरीथिंग इज मेंशन्ड इन दिस डॉक्यूमेंट। ठीक है, अब जो भी डिटेल इस पूरी डॉक्यूमेंट में मेंशन है बेटा, उसका एक बार फटाफट से ओवरव्यू यहाँ पे हम ले लेते हैं। इट लेज आउट द फर्स्ट थिंग इज पॉलिटिकल सिस्टम ऑफ द कंट्री। हमारी कंट्री में कैसा पॉलिटिकल सिस्टम होगा, डेमोक्रेटिक होगा, उसके अकॉर्डिंग गवर्नमेंट कैसे बनेगी, उसके क्या रोल्स होंगे, उसके जो 3 ऑर्गन्स हैं कौन कौन से, दैट इज लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। नाउ आई होप यू नो दीज नेम्स, हमने ऑलरेडी पढ़ लिए हैं, है ना। तो ये जो 3 ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट हैं, इनके क्या रोल्स हैं, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, हाउ दे हैव सेपरेशन ऑफ पावर, हाउ दे कैन डू द चेक्स एंड बैलेंसेज, एवरीथिंग मेंशन्ड हियर इन दिस डॉक्यूमेंट। सो दिस इज द फर्स्ट थिंग। क्लियर? इसके बाद सेकेंड थिंग इज द राइट्स एंड थर्ड इज द ड्यूटीज ऑफ द सिटीजन। So basically we are talking about the fundamental rights and fundamental duties of the citizen. Clear? And the fourth thing here is the outline of long-term goals. Outline of long-term goals and aspirations of the nations. So basically these are the 4 things which are mentioned in detail in this document. अब इससे आगे जब भी हम चैप्टर में इस कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में पढ़ेंगे, लाइक क्या लिखा हुआ है, कैसे लिखा हुआ है, सो हम यही चारों चीज़ों को बार बार रिपीट करने वाले हैं। तो अभी यहीं पर समझ लो बेटा, बार बार आगे जाके लोड नहीं लेना है। हम कहाँ किसके बारे में बात कर रहे हैं? डॉक्यूमेंट के बारे में बात करने वाले हैं, फंडामेंटल राइट्स, ड्यूटीज एंड गोल्स। क्लियर? अंडरस्टूड? चलो मूविंग अहेड। ना बेटा कॉन्स्टिट्यूशन इतना इंपॉर्टेंट है तो रखा कहाँ पर है? ये रखा हुआ है हमारे इंडिया की पार्लियामेंट की लाइब्रेरी के अंदर। इट इज केप्ट इन अ बिग ग्लास जार जो कि हीलियम गैस से फिल्ड है। अब ये ग्लास केस हीलियम गैस से क्यों फिल्ड है? बिकॉज हीलियम इज अ इनर्ट गैस, वो रिएक्ट नहीं करती किसी से। तो ये हीलियम गैस से फिल्ड है, इट डजंट रिएक्ट विद द पेपर और द इंक, हेल्पिंग टू प्रिजर्व द कॉन्स्टिट्यूशन ओवर द टाइम। जो ये ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन है इसको प्रिजर्व करने के लिए इसको हीलियम गैस के चैम्बर के अंदर रखा हुआ है। ठीक है, ये पता होना चाहिए आपको। अंडरस्टूड? चलो मूविंग अहेड। नाउ व्हाई डू वी नीड दिस कॉन्स्टिट्यूशन? बेटा ये जो डॉक्यूमेंट है इसकी हमें ज़रूरत क्यों पड़ी? अब इसको समझने के लिए लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड विद द हेल्प ऑफ अ सिनेरियो, अ स्पोर्ट्स इवेंट। यहाँ पर आपके बुक में कबड्डी का मैच के बारे में बात हुई है। आप अपना कोई फेवरेट मैच ले लो जो आप खेलते हो। मान लो कोई भी एक मैच चल रहा है किसी भी स्पोर्ट्स का जहाँ पे 2 टीम हैं और उनके बीच में किसी भी एक डिसीजन को लेकर कन्फ्लिक्ट हो गया, राइट? अब जब कन्फ्लिक्ट की सिचुएशन होती है तो किसके पास जाते हैं? रेफरी के पास जाते हैं। रेफरी के पास क्यों जाते हैं? क्योंकि उसको सारे रूल्स के बारे में पता होता है, राइट? अब उसको रूल्स के बारे में कहाँ से पता होता है? कहाँ से पता होता है बेटा? किसने बताया उसको? क्योंकि हर स्पोर्ट्स की अपनी एक रूल बुक होती है, इजंट इट? अब जितने भी स्पोर्ट्स वाले जो वहाँ प्लेयर हैं उनको पता है कि भाई रेफरी को सारे रूल्स पता हैं क्योंकि उसने रूल बुक पढ़ी हुई है, एंड दे एक्सेप्ट द डिसीजन ऑफ द रेफरी, इजंट इट? अब यहाँ पे क्वेश्चन है दैट डिस्कस इन योर ग्रुप what might have happened if there was no official rule book that the referee and the team captains could refer to. अब मान लो ऐसी कोई कन्फ्लिक्ट वाली सिचुएशन हो स्पोर्ट्स में और जहां पर कोई रूल बुक ही नहीं है, वो रेफरी के पास गए लेकिन उसको कुछ रूल्स ही नहीं पता, कोई रूल बुक ही नहीं है, बस वो रैंडम डिसीजन दे रहे हैं, तो वहां पर क्या एक्सेप्टेंस होगी? वो जो टीम के कैप्टन है वो क्या उस डिसीजन को मानेंगे? नहीं मानेंगे ना, वहां पे फिर से कन्फ्लिक्ट ही रहेगा, isn't it? तो रूल बुक अगर नहीं होगी तो वहां पर हमेशा कन्फ्लिक्ट की सिचुएशन बनी रहेगी और मैच आगे नहीं बढ़ सकता। फिर देखो आंसर क्या होगा? विदाउट एनी ऑफिशियल रूल बुक देयर वुड बी नो फिक्स्ड रूल्स टू डिसाइड व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग. दिस वुड लीड टू कंफ्यूजन, आर्ग्यूमेंट एंड अनफेयर डिसीजंस. एज अ रिजल्ट द गेम वुड नॉट बी कंटिन्यू स्मूथली. अंडरस्टूड? इसके आगे और क्वेश्चन है, what is required to ensure everyone agrees to abide by the rule book? बेटा हर कोई रूल बुक को माने, रेफरी, प्लेयर, जो टीम कैप्टन है,
everyone should abide by the rule book. अब इसको इंश्योर करने के लिए क्या करना पड़ेगा बेटा? इसको इंश्योर करने के लिए ये करना पड़ेगा कि जो टीम के प्लेयर हैं भाई उनको पहले से ये फीड किया जाए कि ये रूल हैं आपके गेम के, अगर मानना है तभी आगे खेलो, अदरवाइज कोई खेलने की जरूरत नहीं है। यस, तो उनके पास ये पहले से एक्सेप्टेंस होनी चाहिए कि आगे जाके कभी दिक्कत होगी तो भाई जो रूल बुक में लिखा होगा हम उस बात को मानेंगे। क्लियर? सो आंसर क्या होगा? टू इंश्योर दैट एवरीवन एग्रीज टू अबाइड बाय द रूल बुक, all the team and players must understand and accept that the rule book is the final authority. Rule book is the final authority in case of any dispute. Understood? Moving ahead. What might happen if team captains did not agree to refer to the rule book at all? अब मान लो रूल बुक भी है लेकिन टीम कैप्टन ने मानने से मना कर दिया कि भाई हमें तो नहीं मानना, हमें पता है कि हम ही सही हैं, ये रूल बुक कुछ नहीं है, तो क्या होगा? फिर तो गेम ही पॉसिबल ही नहीं है, फिर तो लड़ते रहो उसके बाद। यस, सो यहाँ पे आंसर, इफ द टीम कैप्टन्स डू नॉट एग्री टू रेफर टू द रूल बुक देन देयर विल बी अगेन कंफ्यूजन, आर्ग्यूमेंट्स एंड chaos ड्यूरिंग द गेम एंड गेम कैन नॉट कंटिन्यू लाइक दिस। अंडरस्टूड? अब बेटा ये जो सिनेरियो हमने देखा, ये जो क्वेश्चंस के आंसर हमने देखे, ये हमने अभी एक स्पोर्ट्स इवेंट से रिलेटेड देखे हैं। ठीक है, अब यही चीज़ आप पूरी कंट्री में देखो। बेटा कंट्री में हर जगह पे अपना अपना काम हो रहा है, राइट? और जहाँ पर भी कुछ काम हो रहा है वो एक रूल्स के अकॉर्डिंग होता है। गॉट इट? अब अगर वहाँ पे रूल्स ना हो, ये पूरी कंट्री को चलाने के लिए कोई रूल्स ना हो, तो गवर्नमेंट तो अपनी मर्जी से काम करेगी उसके बाद। ठीक है, उसको कोई चेक्स एंड बैलेंस में रख ही नहीं सकता, फिर तो वहाँ पे हिटलर वाला राज हो जाएगा। यस, सो वाई कॉन्स्टिट्यूशन इज रिक्वायर्ड, वाई इट इज नीडेड, नाउ आई होप यू कैन अंडरस्टैंड। बेटा कॉन्स्टिट्यूशन इज अ सुप्रीम लॉ ऑफ द कंट्री, जिसको कि हर कोई फॉलो करेगा, वेदर इट इज अ गवर्नमेंट और इट इज अ सिटीजन, इट इज द सुप्रीम अथॉरिटी। Am I clear? देखो बेटा फर्स्ट ऑफ ऑल इट सेट्स अप द फ्रेमवर्क ऑफ द गवर्नमेंट। देखो फिर से हम स्टार्ट किससे कर रहे हैं? गवर्नमेंट से कर रहे हैं। सो इट सेट्स अप द फ्रेमवर्क ऑफ द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट कैसे होगी, व्हाट काइंड ऑफ गवर्नमेंट, देयर वर्क, हाउ इट विल बी फॉर्म्ड, बाय वोटिंग सिस्टम, हाउ इट विल फंक्शन, एवरीथिंग इज मेंशन्ड इन दिस डॉक्यूमेंट, इन दिस रूल बुक। क्लियर? नेक्स्ट, इट लिमिट्स द पावर ऑफ द गवर्नमेंट। बेटा ये जो रूल बुक है ये गवर्नमेंट को अथॉरिटी दे रही है, लेकिन उस अथॉरिटी को चेक में भी रख रही है। इट लिमिट्स द पावर ऑफ द गवर्नमेंट। ठीक है, सो इट प्रिवेंट्स एनी पर्सन और ग्रुप फ्रॉम मिस यूजिंग द पावर। अ कॉन्स्टिट्यूशन डिस्क्राइब हु इलेक्ट्स द एग्जीक्यूटिव, हाउ द जुडिशरी इज मेड। अंडरस्टूड? नेक्स्ट, मेंटेन्स द इक्वलिटी एंड जस्टिस। बेटा हमारी पूरी कंट्री में जो इक्वलिटी और जस्टिस की हम बात करते हैं वो कहाँ से कर रहे हैं? अगेन इट इज मेंशन्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन, और फिर उसको हम इंप्लीमेंट करवा रही है हमारी गवर्नमेंट। ठीक है, it states the values and ideals of the country that is committed to, for instance equality, justice for all, fraternity, pluralism and freedom। अब बेटा यहाँ पर ये इक्वलिटी एंड जस्टिस तो समझ में आ गया होगा। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फ्रेटर्निटी? बेटा फ्रेटर्निटी का मतलब होता है भाईचारा, ब्रदरहुड। हम सब लोग एक वसुधैव कुटुंबकम जो हमारा संस्कृति बोलती है उसको मानते हुए चलें, और ये माने कि हम सब लोग एक ही परिवार का हिस्सा हैं, राइट? सो वहाँ पर भाईचारा बना रहे, ब्रदरहुड। प्लूरलिज्म मतलब हम एक सारे जो धर्म है हमारी कंट्री में उसकी रिस्पेक्ट करें। गॉट इट? सो प्लूरलिज्म एंड फ्रीडम। क्लियर? सो ये सारी चीज़ें अगेन कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन्ड है। नेक्स्ट, स्टेबिलिटी एंड ऑर्डर इन द कंट्री। इट प्रोवाइड्स प्रोसीजर फॉर रिजॉल्विंग द कॉन्फ्लिक्ट एंड लेज डाउन द लॉज एंड रूल्स। बेटा कहीं पर भी अगर कोई दिक्कत होती है, जहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर में कुछ प्रॉब्लम आ रही है, तो हम क्या कर सकते हैं? हम सीधे जजेस के पास जा सकते हैं, कोर्ट्स में जा सकते हैं, राइट, टू गेट द प्रॉपर डिसीजन। और वो डिसीजन अगेन कहाँ से आ रहा है? यहाँ से, कॉन्स्टिट्यूशन से। क्लियर? सो दैट्स वाई कॉन्स्टिट्यूशन इज द सुप्रीम लॉ ऑफ द कंट्री। इसी के अकॉर्डिंग हर कोई काम कर रहा है, इसके बियॉन्ड कुछ नहीं है। क्लियर? चलो आगे चलते हैं। नाउ व्हाट कॉन्स्टिट्यूशन कंटेन्स। अब कॉन्स्टिट्यूशन में है क्या? अब क्या है ये तो मैंने आपको पहले इनिशियल स्लाइड में बता दिया, 4 चीजें है ना। अब उसको अगर हम प्रॉपर फ्लो चार्ट में देखें तो यहाँ पे देखो, द फर्स्ट थिंग इज द पॉलिटिकल सिस्टम। हमारी कंट्री का पॉलिटिकल सिस्टम कैसा होगा वो यहाँ मेंशन है। अब सिस्टम कैसा होगा ये तो मेंशन है, उसके बाद वो उसका स्ट्रक्चर और फॉर्मेशन कैसे होगा यहाँ बता दिया कि डेमोक्रेटिक सिस्टम है। ठीक है, पॉलिटिकल सिस्टम कैसा है? डेमोक्रेटिक है, लेकिन वो बनेगा कैसे? सो स्ट्रक्चर एंड फॉर्मेशन ऑफ द गवर्नमेंट। उसके बाद गाइडिंग प्रिंसिपल्स फॉर द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट बन गई लेकिन काम कैसे करेगी, तो उनके गाइडिंग प्रिंसिपल्स फॉर द गवर्नमेंट। उसके बाद फंक्शंस ऑफ द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द गवर्नमेंट, जो 3 पार्ट्स हैं उनके फंक्शंस कैसे कैसे होंगे वो। उसके बाद नेक्स्ट इज द वैल्यूज एंड आइडियल्स ऑफ द सोसाइटी। सोसाइटी में क्या वैल्यूज होनी चाहिए, क्या आइडियल्स होने चाहिए,
वो यहाँ पे मेंशन है। एंड द लास्ट वन इज द राइट्स एंड ड्यूटीज, फंडामेंटल राइट्स एंड ड्यूटीज। क्लियर? सो आई होप नाउ यू आर फाइंडिंग दिस इजी टू अंडरस्टैंड। क्लियर? चलो आगे चलते हैं। नाउ हियर इन डोंट मिस इट आउट सम एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन फॉर यू। बेटा जैसे जो आपकी टेक्स्ट बुक है ना, उसमें कई सारे सेक्शंस हैं, हर सेक्शंस में कुछ चैप्टर्स भी हैं। ऐसे ही इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में देयर आर 25 पार्ट्स एंड 12 शेड्यूल्स। कितने पार्ट्स हैं आज की डेट में? 25 पार्ट्स। और कितने शेड्यूल हैं? 12 शेड्यूल। अब ये पार्ट्स और शेड्यूल्स क्या होते हैं बेटा? ऐसा समझ सकते हो आप कि 25 पार्ट्स आर 25 चैप्टर्स विच आर कवरिंग डिफरेंट टॉपिक्स इन डिटेल। क्लियर? दीज आर द मेन बॉडी ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूशन। लेकिन जो शेड्यूल हैं वो है कुछ एक्स्ट्रा डिटेल्ड इंफॉर्मेशन विच इज गिवन एट द लास्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है? सो 12 शेड्यूल्स मतलब 12 डिफरेंट डिटेल्ड इंफॉर्मेशन ऑन एनी वन पर्टिकुलर टॉपिक, जो कि इन पार्ट्स में कहीं ना कहीं बीच में मेंशन होगा। क्लियर? अभी जो 25 पार्ट्स हैं इनके अंदर भी आपको अलग अलग सेक्शंस मिल जाएंगे। ठीक है? अब उन सेक्शन तक जाने की जरूरत नहीं है, आगे देखते हैं। नाउ इट इज वर्ल्ड्स लार्जेस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। हमारा जो इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन है वो हाथ से लिखा हुआ है। इट इज वर्ल्ड्स लार्जेस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। और लिखा किसने है ये भी हमें पढ़ना है आगे जाके। ठीक है? when it came to effect it had 22 parts and 8 schedule। बेटा जब ये इफेक्ट में लाया गया था, यानी जब हमने इसको अडॉप्ट किया था, तो उस टाइम पे इसमें थे 22 पार्ट्स और 8 शेड्यूल। और आज की डेट में कितने हैं? 25 पार्ट्स एंड 12 शेड्यूल्स। क्या पता पड़ रहा है इससे? यानी हमने कुछ नए लॉज, कुछ नई चीज़ें उसमें ऐड करी हैं। ठीक है? अब बताओ क्वेश्चन कि क्यों करी हैं। यहाँ पूछा हुआ है आपसे वाई दे हैव इंक्रीज्ड सिंस 1950। क्यों हमको ज़रूरत पड़ी कि हमने इसमें कुछ एक्स्ट्रा पार्ट्स को, एक्स्ट्रा शेड्यूल्स को ऐड किया। बेटा हमारी कंट्री जो 1950 में थी और आज है, कितना ड्रास्टिक चेंज आ गया है पॉपुलेशन में, पोल्यूशन में, इनोवेशंस में, इजंट इट? जब कंट्री चेंज हो रही है तो उसमें रूल्स एंड रेगुलेशंस, लॉज को भी चेंज करने की ज़रूरत पड़ेगी। और वो रूल्स एंड रेगुलेशन जब तक कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं होंगे वो इम्प्लीमेंट नहीं हो सकते। क्लियर? सो दैट्स वाई यहाँ पर भी चेंज हमें देखने को मिल रहा है। अंडरस्टूड? चलो मूविंग हेड। नाउ लेट्स ट्राई एंड अंडरस्टैंड दैट हाउ दिस कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वाज रिटन। ये जो इतना बड़ा डॉक्यूमेंट है इसको कैसे लिखा गया, इसकी प्लानिंग कैसे स्टार्ट हुई, कौन यहाँ पर मेंबर्स थे, किसने इसको लिखा, ऑल द क्वेश्चंस वी हैव टू फाइंड आंसर फॉर। ठीक है? स्टार्टिंग विद द फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वाज द नीड टू राइट। बेटा कॉन्स्टिट्यूशन को लिखने की जरूरत क्यों पड़ी, पहले इस बात को समझो। जिस टाइम पे इंडिया ऑलमोस्ट अपनी फ्रीडम को अचीव करने वाला था, तो जो हमारे फ्रीडम फाइटर्स थे उनके सामने और बड़े क्वेश्चंस थे। जो ये भारत आज़ाद होगा इसको गवर्न कैसे करेंगे, किस टाइप की गवर्नमेंट होगी, कौन से प्रिंसिपल्स पे हम अपनी गवर्नेंस को चलाएंगे, वोट कौन करेगा, गवर्नमेंट कौन लेके आएगा, अगर कहीं पर भी डिस्प्यूट हो गया तो उस टाइम पे हम किसके पास जाएंगे, राइट? सच बिग क्वेश्चंस। सो दे स्टार्टेड प्लानिंग फॉर हाउ वी आर गोइंग टू गवर्न आवरसेल्फ। और इसके लिए क्या हुआ? इसके लिए फॉर्म हुई एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। ठीक है? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कब फॉर्म हुई? बेटा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फॉर्म हुई 9 दिसंबर 1946 को। हमें फ्रीडम कब मिली थी? 15 अगस्त 1947। अब यहाँ देखो 9 दिसंबर 1946, थोड़ा सा पहले, राइट? सो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज फॉर्म्ड ऑन 9 दिसंबर 1946। इसमें जो इनिशियल मेंबर थे वो थे 389, लेकिन जो भारत पाकिस्तान का पार्टीशन हुआ था उसके बाद रह गए 299। और इस 299 में से 15 वर द वुमेन। ये नंबर आपको याद होने चाहिए। ठीक है? इनिशियल मेंबर 389, आफ्टर पार्टीशन 299, आउट ऑफ दिस 299 15 वर वुमेन। क्लियर? आगे चलो। नाउ दीज मेंबर्स, जो ये मेंबर्स थे इस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के, दे रिप्रेजेंटेड इंडियाज डाइवर्स रीजन्स, प्रोफेशंस एंड सोशल ग्रुप्स। नाउ व्हाई? अगेन क्वेश्चन फॉर यू। बेटा क्यों जो ये मेंबर्स थे वो अलग अलग रीजन्स थे, अलग अलग प्रोफेशन से थे, अलग अलग जो कल्चर्स थे वहाँ से थे? क्योंकि जो इंडिया है दैट इज़ अ डाइवर्स कंट्री। यहाँ पे इतने अलग अलग रिलीजन्स हैं, अलग अलग टाइप के लोग हैं। और जो कॉन्स्टिट्यूएंट बनना था वो किसी एक पर्टिकुलर ग्रुप के लिए नहीं बन रहा था, ये पूरे देश के लिए बन रहा था, राइट? सो फ्रॉम एवरी रीजन, एवरी सोशल ग्रुप, एवरी टाइप ऑफ प्रोफेशन द इंक्लूजन वॉज रिक्वायर्ड। दैट इज वाई। अंडरस्टूड? बेटा इस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के जो प्रेसिडेंट थे वो कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो कि हमारे पहले प्रेसिडेंट भी थे, राइट? बट ही वॉज नॉट द फर्स्ट प्रेसिडेंट और फर्स्ट चेयरमैन। जो फर्स्ट प्रेसिडेंट थे वो थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। बेटा ये जो प्रेसिडेंट थे वो सिर्फ एक दिन के लिए थे। जब फर्स्ट टाइम पे ये हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बैठी थी तो उसको चेयर करने के लिए कोई पर्सन चाहिए थे, तो ये डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे, ये सबसे एल्डर थे इन पूरे ग्रुप में। सो दैट्स वाई ही चेयर्ड दिस मीटिंग। सो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। बाद में जाके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद,
he became the permanent president of this constituent assembly. Am I clear? चलो आगे चलते हैं. यहाँ पे देखो द वर्किंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली, क्या क्या क्वेश्चंस डिस्कस हो रहे होंगे यहाँ पर, यहाँ दिए हुए हैं. हाउ डू वी मेक श्योर इन एवरी सिटीजन हैज द राइट टू वोट? हाउ डू वी इंश्योर दैट पावर्स ऑफ द एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर एंड जुडिशरी आर केप्ट सेपरेट? इसके अलावा हाउ डू वी गारंटी दैट एवरी इंडिविजुअल्स फंडामेंटल राइट्स आर रेस्पेक्टेड? अनदर वन, What should be the process if we want to amend any constitution? बेटा वो कॉन्स्टिट्यूशन बना रहे थे लेकिन वो ये भी सोच रहे थे कि आगे जाके अगर चेंज करना पड़ा तो कैसे करेंगे. नेक्स्ट, व्हाट शुड बी द रिलेशनशिप बिटवीन द सेंट्रल एंड द स्टेट गवर्नमेंट एंड सो ऑन. सो इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चंस थे जो यहाँ पर डिस्कस हो रहे थे. Am I clear? Now further what happened? But after this discussion, there was the formation of drafting committee, which was chaired by Dr. B.R. Ambedkar. ये हैं डॉक्टर बी आर अम्बेडकर. ठीक है, अब ये चेयर पर्सन के नाम पे कंफ्यूज नहीं होना. डॉक्टर बी आर अम्बेडकर इज द चेयर पर्सन ऑफ ड्राफ्टिंग कमिटी. जो हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है जहाँ पे 299 मेंबर्स थे, वहाँ का प्रेसिडेंट, वहाँ का चेयरपर्सन कौन था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद. ठीक है. नाउ अब ये जो ड्राफ्टिंग कमेटी थी, इसका काम क्या था? इसको बनाना था एक रफ ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन का, जिसमें कि जो भी डिस्कशन हुआ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में वो सारे आइडियाज़ होने चाहिए. इन लोगों ने जो फॉरेन कंट्रीज़ हैं वहाँ पे जहाँ पे भी कॉन्स्टिट्यूशन था उनकी स्टडीज़ करी, वहाँ से कुछ आइडियाज़ लिए, कुछ हमारे हिस्टोरिकल जो हमारे कल्चर्स में हैं, वैल्यूज़ हैं, उनको इंक्लूड किया. उसके बाद एक रफ ड्राफ्ट बना के प्रेजेंट किया असेंबली के सामने. फिर फर्दर उसमें कुछ अमेंडमेंट्स हुए और फाइनली जाके जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन था वो कंप्लीट हुआ 26 नवंबर 1949 में. बेटा ये डेट है कंप्लीशन की. क्लियर? 26 नवंबर 1949. और हमने कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट कब किया था? दैट वाज 26 जनवरी 1950. ये तो याद हो जाएगा, इजी है वाला, है ना. सो दैट्स व्हाई वी सेलिब्रेट दिस डे एनुअली एज द रिपब्लिक डे. अंडरस्टूड? नाउ ये डेट्स याद होनी चाहिए. 26 जनवरी 1950 कॉन्स्टिट्यूशन वॉज अडॉप्टेड. 26 नवंबर 1949 कॉन्स्टिट्यूशन वॉज कंप्लीटेड. अंडरस्टूड? चलो मूविंग अहेड. नाउ लेट्स ट्राई एंड अंडरस्टैंड दैट व्हाट शेप्ड एंड इन्फ्लुएंस द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. बेटा इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन जब लिखा जा रहा था तो उस टाइम पे कौन से ऐसे एक्सपीरियंस थे लोगों के, कौन से ऐसे आइडियाज़ थे या वैल्यूज़ थी जिन्होंने अपना इफेक्ट इस कॉन्स्टिट्यूशन पे दिखाया है. दिस वी हैव टू अंडरस्टैंड हियर. ठीक है. सो मेजरली देयर वर 3 फैक्टर्स व्हिच हैव शोन सम इफेक्ट. द फर्स्ट वन इज द एक्सपीरियंस, आइडियाज एंड आइडियल्स ऑफ द इंडियन फ्रीडम मूवमेंट. जो इंडिया ने इतना स्ट्रगल किया था अपनी फ्रीडम के लिए, जो लोग, जो फ्रीडम फाइटर्स थे, उनके आइडियाज, उनके एक्सपीरियंस का यहाँ पर हम इफेक्ट देख सकते हैं. नेक्स्ट वन, इंडिया सिविलाइजेशन, हेरिटेज एंड हिस्ट्री. जो हमारा इतना रिच हेरिटेज है, रिच कल्चर है, हमारी इतनी रिच हिस्ट्री है, उसका भी इफेक्ट हम यहाँ पर देख सकते हैं कॉन्स्टिट्यूशन पे. एंड द थर्ड वन, यूजफुल लर्निंग फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द अदर कंट्रीज. जो उस टाइम पे दूसरी कंट्रीज थी, फॉरेन कंट्रीज, जहाँ पर भी कॉन्स्टिट्यूशन था तो वहाँ से भी कुछ कुछ आइडियाज़ हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिए गए हैं. क्लियर? अब कैसे लिए गए हैं ये भी आपको देखना है डिटेल में. स्टार्टिंग विद द फर्स्ट वन, दैट इज द एक्सपीरियंस, आइडियाज एंड आइडियल्स ऑफ द इंडियन फ्रीडम मूवमेंट. अब ये इंडियन फ्रीडम मूवमेंट के आइडियाज़ हमारे कॉन्स्टिट्यूशन तक कैसे पहुँचे? बेटा जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी उसके मेंबर्स कौन हैं? मैक्सिमम फ्रीडम फाइटर्स तो हैं. तो उनके जो एक्सपीरियंस थे बेटा, जो उन्होंने झेला ड्यूरिंग द फ्रीडम फाइट, तो वो सारे वैल्यूज़ हमको अपने कॉन्स्टिट्यूशन में दिख सकती हैं. फॉर एग्जाम्पल, इन्होंने क्या देखा था? इनजस्टिस होते हुए इन्होंने इनइक्वालिटी को झेला था. राइट? इनके पास फ्रीडम नहीं थी. तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हमें क्या दे रहा है? हमें दे रहा है इक्वालिटी फॉर ऑल, जस्टिस फॉर ऑल, फ्रीडम, फर्टिनिटी, प्रिजर्वेशन ऑफ द इंडियन कल्चर हेरिटेज. तो ये जो चीज़ें हमें मिल रही हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन से, वो कैसे मिल रही हैं? क्योंकि इनके एक्सपीरियंस ने हम इनको यहाँ पर ऐड करवाया है. हमारे क्लियर? चलो मूविंग फॉर द नेक्स्ट वन, इंडिया सिविलाइजेशन, हेरिटेज एंड हिस्ट्री. अब बेटा इसको समझने के लिए अगर आपको अपनी हिस्ट्री याद हो 7th क्लास की, तो हमने वहाँ चैप्टर 4 में क्या पढ़ा था? जनपद और महाजनपद के बारे में. वहाँ कैसी गवर्नेंस होती थी? हमने 2 ऐसे जनपद, महाजनपद देखे थे जहाँ पर डेमोक्रेसी चल रही थी. राइट? द फर्स्ट रिपब्लिक ऑफ इंडिया कौन से थे? विजी एंड मल्लू. राइट? तो वहाँ पर हमने डेमोक्रेसी को की ग्लिम्स मिलता है हमको वहाँ पर. उसके अलावा जो नेक्स्ट चैप्टर था हमने वहाँ देखा था कौटिल्याज कंसेप्ट ऑफ सप्तांग, राज धर्म कैसा होना चाहिए, तो ड्यूटीज कैसे करनी चाहिए. राइट? तो ये जो गवर्नेंस के तरीके हमारी हिस्ट्री से हमें मिलते हैं, उसका भी इफेक्ट हमको यहाँ पर अपने कॉन्स्टिट्यूशन में दिखाई देता है. फॉर एग्जाम्पल, जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं, फंडामेंटल ड्यूटीज़ ये क्या हैं? ये एक तरीके से हमारा कर्तव्य है, हमारा धर्म है. क्लियर? कमिंग फ्रॉम हियर. अंडरस्टूड?
नेक्स्ट वन, जब बेटा हमारा जो कल्चर है वो हमें बताता है वसुधैव कुटुंबकम, यानी हमारा कल्चर ये मानता है दिस वर्ल्ड इज वन फैमिली, और हम मानते हैं सर्वे भवन्तु सुखिनः मीन्स इन्वोकेशन ऑफ फॉर द वेलबींग ऑफ ऑल द क्रिएचर्स, सब लोग सुख से रहें, सुख शांति से रहें। क्लियर? तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हमें क्या बता रहा है? वन इंडिया वन नेशन, फर्टर्निटी, ये वर्ड्स हम देख सकते हैं अपने कॉन्स्टिट्यूशन में। भाईचारा, ये कहाँ से आए हैं? अगेन फ्रॉम आवर कल्चर। क्लियर? So the India of being one country is embedded in the constitution from these two lines only. इसके अलावा हम क्या देख सकते हैं? Unity in diversity, nature is sacred, the pursuit of learning and knowledge. What is the meaning of pursuit? The constant effort of learning and knowledge, है ना? इसके अलावा respect for women. So these are some of the values which can be seen in the constitution and taken from our rich heritage and the history. Clear? आगे देखो और आपको कुछ glimpse मिलेंगे. Here सम इलिस्ट्रेशन फ्रॉम कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ये जो पिक्चर्स आप देख रहे हो ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में हैं, वहीं से ली गई हैं। ठीक है, अब जरा ध्यान से देखो क्या है ये। फर्स्ट वाले में क्या दिखा रखा है? अ सीन फ्रॉम एंशिएंट गुरुकुल। ये दिखा रहे हैं द सीन फ्रॉम रामायण, जब राम गए थे लंका पर अटैक करने के लिए, सीता माता को वापस लाने के लिए। दिस वन अ सीन फ्रॉम महाभारत, कृष्णा प्रोपाउंडिंग गीता टू अर्जुन, जो गीता का सार बता रहे थे कृष्णा अर्जुन को, वो। नेक्स्ट, दिस इज अ सीन फ्रॉम ओरिसन स्कल्पचर। नेक्स्ट और देखो, हियर एन इमेज ऑफ नटराज, जो शिव भगवान का नटराज स्वरूप है उसका यहाँ पर इमेज है। दिस वन अ सीन फ्रॉम महाबलीपुरम, भागीरथ जो थे वो गंगा को लेके आए थे धरती पर, कैसे लेके आए थे उसका डिपिक्शन। हियर दिस इज अ सीन विद अकबर एंड मुगल आर्किटेक्चर। यहाँ पर ये है नालंदा, जो हमारी एक एंशियंट यूनिवर्सिटी है द फेमस वन, वहाँ का सीन। सो व्हाट ऑल दिस इज शोइंग, ये पिक्चर्स कहाँ से ली गई हैं? हमारे रिच कल्चर और हिस्ट्री से तो ली गई हैं। यस, सो अगेन इट इज शोइंग द इफेक्ट ऑफ आवर हिस्ट्री एंड कल्चर ऑन द कॉन्स्टिट्यूशन। एम आई क्लियर? नाउ फोकस हियर। बेटा ये जो राइटिंग दिख रही है, वैसे तो पढ़ने में नहीं आ रही होगी अभी, लेकिन यू कैन ओपन योर बुक, इट इज सच ब्यूटिफुल कैलीग्राफी। ये किसने लिखी है? यहाँ इट इज गिवन हियर, दिस इज रिटन बाय द कैलीग्राफर प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। इन्होंने हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लिखा हुआ है, द वर्ल्ड लार्जेस्ट रिटन डॉक्यूमेंट। सो ही इज द वन हु हैज रिटन दिस, राइट? एंड सी द राइटिंग सो ब्यूटिफुल। मेरी तो नहीं इतनी सुंदर। यस, चलो आगे चलते हैं। अब बेटा जो पिक्चर हमने देखी अभी, वो पिक्चर भी तो किसी ने बनाई होंगी, वो किसने बनाई है? नंदलाल बोस एंड हिज टीम। इन्होंने ये सारी पिक्चर्स बनाई हुई हैं। हमें क्लियर? ये पता होना चाहिए। So that's why we say that our constitution is just not the legal document, it is a piece of art. Clear? Chalo, moving ahead, now coming to the third factor which has influenced the Indian constitution, that is the learnings from across the world. बेटा अगेन हमारे कल्चर पे आ जाते हैं। हमारा कल्चर हमें सिखाता है आनो भद्रा कर्तव्यो यान्तु विश्वथा। क्या मतलब है इस बात का? बेटा मीन्स लेट नोबल थॉट्स कम टू मी फ्रॉम एवरी साइड। जहाँ से भी मुझे अच्छी बातें पता पड़ रही हैं वो सब मेरे तक आएँ और हम उसको फिर इनकलकेट कर लें। तो इस थॉट को ध्यान में रखते हुए जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर थे, कॉन्स्टिट्यूशन मेकर, उन्होंने क्या किया? उन्होंने जो बाकी कंट्रीज़ थी, फॉरेन कंट्रीज़, उनके कॉन्स्टिट्यूशन की स्टडीज़ करी और वहाँ से जो भी अच्छा आइडिया मिले उनको हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इंक्लूड किया। ठीक है, अब कौन सी कंट्री से कौन सा आइडिया लिया गया है ये आपको याद करना है और यहाँ से क्वेश्चन पक्का आएगा एग्जाम में। ठीक है, देखो बेटा फर्स्ट है आपका फ्रांस का कॉन्स्टिट्यूशन। वहाँ से क्या लिया गया है? वहाँ से लिए गए हैं आइडियल्स ऑफ लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फर्टिनिटी। फ्रांस से लिया गया है लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फर्टिनिटी। क्लियर? इसके बाद नेक्स्ट आता है आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन, जहाँ से लिया गया है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसीज। इसका शॉर्ट फॉर्म है DP, डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी। स्टेट पॉलिसी और पॉलिसीज होगा तो एफएस भी लगा लो। ठीक है, सो DPSPs, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसीज, कहाँ से ली गई हैं? आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट आता है अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन, जहाँ से लिया गया है कंसेप्ट ऑफ इंडिपेंडेंट जुडिशरी। जो जुडिशरी है हमारा, जो थर्ड ऑर्गन ऑफ गवर्नमेंट है, वो इंडिपेंडेंटली काम करता है। ये आइडिया कहाँ से लिया गया है? अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से। ठीक है, इसके अलावा और भी काफ़ी सारी कंट्रीज थी जहाँ की स्टडीज़ करेगी, जैसे UK, आयरलैंड, गॉट इट? वहाँ से भी कुछ आइडियाज़ दिए गए हैं, लेकिन ये तीन पक्का आपको पता होना चाहिए, कोई ना कोई एग्जाम पक्का दिख जाएगा। क्लियर? चलो मूविंग अहेड, नाउ लेट्स मूव अहेड एंड अंडरस्टैंड द की फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। बेटा हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में
कौन कौन सी मेन बातें लिखी हुई हैं, यहाँ पर आपको थोड़ा सा उसका ओवरव्यू ले रहे हैं। और यहाँ पर हम फिर से उन्हीं 4 पॉइंट्स के बारे में पढ़ेंगे जो हमने इनिशियली डिस्कस करे थे। कौन कौन से? द फर्स्ट वन इज द गवर्नमेंट, उसके बाद आता है फंडामेंटल राइट्स, देन फंडामेंटल ड्यूटीज, एंड लास्ट में आता है गोल्स, जिनको कि हम DPSPs बोलते हैं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसीज। ठीक है, स्टार्ट करते हैं फर्स्ट वन विद द गवर्नमेंट। बेटा गवर्नमेंट को पढ़ने से पहले ये कुछ आपको लेट्स रिमेंबर में दिया हुआ है, जो कि आपने ऑलरेडी पढ़ लिया है, क्लास 6 में ही पढ़ा था और इससे पहले हर चैप्टर में पढ़ा था। ठीक है, हमने क्या पढ़ा है गवर्नमेंट के बारे में? हमारी जो गवर्नमेंट है वो डेमोक्रेटिक है, उसके 3 ऑर्गन्स हैं। कौन कौन से? द फर्स्ट वन इज द लेजिस्लेचर, देन एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। लेजिस्लेचर क्या करते हैं? तो वो लॉ बनाते हैं। जो एग्जीक्यूटिव होते हैं वो उस लॉ को इम्प्लीमेंट करवाते हैं। और हमारे एग्जीक्यूटिव ऑर्गन का हेड कौन होता है? हमारे प्राइम मिनिस्टर। क्लियर? जुडिशरी क्या करते हैं बेटा? जुडिशरी इंश्योर करते हैं कि जो लॉ बने, जो लेजिस्लेचर ने लॉ बनाए, वो अकॉर्डिंग टू द प्रॉपर कॉन्स्टिट्यूशन है कि नहीं है। उसके अलावा अगर इंप्लीमेंट हुए ऑल ओवर द कंट्री तो वो ढंग से इंप्लीमेंट हो रहे कि नहीं हो रहे हैं, हर कोई उन रूल्स को फॉलो कर रहा है कि नहीं कर रहा है, राइट? तो ये चेक में कौन रखता है? जुडिशरी। यस। इसके बाद हमने पढ़ा था कि हमारा जो गवर्नमेंट सिस्टम है वो 3 टियर में काम करता है। सबसे पहले आता है हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट, उसके बाद स्टेट, और उसके बाद हमारे पास लोकल गवर्नमेंट भी है, जहां पर हमने पंचायती राज सिस्टम पढ़ा था। यस। इसके अलावा बेटा हमारे जो फंक्शन करने का तरीका है गवर्नमेंट का, तो कुछ जो राइट्स हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है और कुछ राइट्स जो है वो स्टेट गवर्नमेंट के पास है। ठीक है, अब जो हमने ये सब पढ़ा, ये कहाँ लिखा हुआ है? ये क्यों फॉलो कर रही है गवर्नमेंट? बिकॉज ये सब चीजें कॉन्स्टिट्यूशन में लिखी हुई हैं। क्लियर? सो हियर द कॉन्स्टिट्यूशन एड्रेसेस ऑल दीज पॉइंट्स। यहां बताता है कॉन्स्टिट्यूशन हमारा दैट इट क्लियरली डिफाइंस द रोल्स, फंक्शंस, रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड अकाउंटेबिलिटी फॉर ईच ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट। हर ऑर्गन की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज होंगी, क्या रोल होंगे, और वो अकाउंटेबल कैसे होंगे अपने काम के लिए, एवरीथिंग इज मेंशन्ड हियर। ठीक है, उसके अलावा बेटा यहाँ पर इलेक्टोरल सिस्टम भी पूरा पर बताया हुआ है, जिससे कि ये हम इंश्योर कर सकें जो एवरी एलिजिबल सिटीजन है हमारी कंट्री का, वो वोट दे सके, वो अपनी गवर्नमेंट को चूज कर सके। Am I clear? So this is all about the government that you should know. Moving ahead, now coming to the next 3, that is fundamental rights, fundamental duties and DPSPs, Directive Principles of State Policies. ठीक है, अब हम इसको इस तरीके से पढ़ेंगे कि आपको इनके बीच का डिफरेंस भी समझ में आ जाए। ठीक है, देखो फंडामेंटल राइट्स क्या होते हैं? कुछ ऐसे राइट्स जो कि गारंटेड हैं कि वो हर इंडियन सिटीजन को मिलेंगे पक्का। ठीक है, अगर नहीं मिलेंगे तो आप सीधे कोर्ट जा सकते हो, और इसको देगा कौन? गवर्नमेंट, राइट? सो व्हाट आर फंडामेंटल राइट्स? दीज आर द राइट्स व्हिच आर गारंटेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन टू प्रोटेक्ट द इंडिविजुअल लिबर्टीज एंड इंश्योर इक्वालिटीज। क्लियर? ये इसमें देने के लिए हमको बाउंड कौन है? गवर्नमेंट। सो गवर्नमेंट इज बाउंड हियर टू गिव अस, वो कंपल्सरी है उसको कि देना ही देना है। ठीक है, अगर नहीं देंगे तो देन इट इज लीगली इन्फोर्सेबल, लीगली ये इन्फोर्स की जा सकती है, यानी कि हम इसके लिए कोर्ट में जा सकते हैं, हम वहां पर जस्टिस मांग सकते हैं। क्लियर? नाउ व्हाट आर फंडामेंटल ड्यूटीज? बेटा फंडामेंटल ड्यूटीज किसके लिए होती हैं? हमारे लिए, सिटीजन्स के लिए, जो सिटीजन्स को करना चाहिए, चाहिए वर्ड आ रहा है, राइट? सो दीज आर बेसिकली द मॉरल ऑब्लिगेशन फॉर द सिटीजन्स। क्लियर? सो फंडामेंटल ड्यूटीज क्या है? दीज आर द मॉरल ऑब्लिगेशन फॉर द सिटीजन्स टू प्रमोट पैट्रियोटिज्म। हम बोलते हैं ना, हमें नेशनल फ्लैग की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, हमें नेशनल एंथम सीधे खड़े होकर बिल्कुल सीधे खड़ा होना चाहिए, राइट? सो व्हाट इज दिस? वी आर प्रमोटिंग पैट्रियोटिज्म। उसके अलावा हमें कॉन्स्टिट्यूशन की जो है रिस्पेक्ट करनी चाहिए। सो दीज आर बेसिकली द मॉरल ऑब्लिगेशन। और ये किसके लिए है? यहाँ पे बाउंड कौन हो रहा है? सिटीजन ऑफ द कंट्री। क्लियर? अब ये जो है वो यूजुअली फोर्सिबली नहीं कराया जा सकता, कोई मतलब लीगली इसको फोर्स नहीं कराया जा सकता। ये हम इस ऐसा नहीं होगा कि कोई अगर नेशनल एंथम में सीधे खड़ा होना चाहिए बोले और हिल गया तो सीधे कोर्ट में पहुंचा देंगे, राइट? ऐसा नहीं होता है। सो मोस्टली नॉन जस्टिसेबल कैन नॉट अप्रोच कोर्ट एक्सेप्ट इन सम केसेस। क्लियर? नाउ व्हाट आर DPSPs? यहां बड़ा कंफ्यूजन होता है बच्चों को। बेटा DPSPs आर बेसिकली द लॉन्ग टर्म गोल, मतलब हमारा एक विजन है कि हमारी इंडिया कैसी होनी चाहिए, आज से लाइक 10-15 साल बाद कैसी होनी चाहिए। तो एक विजन है, राइट? हमको इनइक्वालिटी को कम करना है, हमें जो सोशल गैप है इसको कम करना है, इकोनॉमिक गैप है उसको कम करना है। तो ये कुछ हमारे विजन्स हैं, गोल्स हैं। तो उसके लिए जो पॉलिसीज लेके आता है हमारा स्टेट, वो आता है आपका डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसीज में। क्लियर? सो व्हाट आर दीज? DPSPs आर द गाइडलाइंस फॉर द गवर्नमेंट, फॉर द गवर्नमेंट। अब बेटा पॉलिसीज कौन लेके आएगा? हर कोई सिटीजन तो नहीं लेके आ सकता, ये लेके आती गवर्नमेंट। सो ये है कुछ गाइडलाइंस जो गवर्नमेंट को करनी होती हैं
to establish the social and economic justice in the state, means country. Clear? Now it binds the state and the government. तो ये मतलब ये काम किसका है? ये कंट्री का काम है, मतलब ये गवर्नमेंट का काम है, ठीक है? गवर्नमेंट ऐसे रिफॉर्म्स लेके आएगी और यहाँ पर ये नॉन जस्टिसेबल है। मतलब मान लो गवर्नमेंट का काम है कि सोशल स्टेटस को इक्वलिटी पे लेके आना है, लेकिन अगर किसी एक पर्टिकुलर स्टेट में या एक पर्टिकुलर जगह पे हमारी कंट्री में नहीं हो रहा, तो ये नहीं कि उसके जो लोग हैं वो गवर्नमेंट को सीधे कोर्ट में खड़ा कर देंगे, राइट? गवर्नमेंट एफर्ट करेगी, उसका काम है करना, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि उसके लिए हम उसको कोर्ट पहुंचा दें। Am I clear? So these are नॉन जस्टिसेबल, ठीक है? तो अगर हम शॉर्ट फॉर्म में समझें कि ये तीनों क्या हैं, तो ये जो है फंडामेंटल राइट, ये वो चीज़ें हैं जो हम इमीडिएटली अपने कंट्री से मांग सकते हैं कि हमें दो, हमारा राइट है। फंडामेंटल ड्यूटीज क्या हैं? जो यहाँ पर जो सिटीजन है वो दे शुड डू एंड व्हाट आर डीपीएसपीज? व्हाट द स्टेट शुड डू फॉर द वेलफेयर ऑफ द पीपल। क्लियर? सो दीज आर द शॉर्ट फॉर्म्स टू अंडरस्टैंड दैट व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दीज थ्री। Am I clear? Now from here we have to understand some of the examples of these three fundamental right कौन से हैं, fundamental duties कौन सी हैं और DPSPs कौन से हैं, ठीक है? स्टार्ट करते हैं हम फंडामेंटल राइट्स के साथ। बेटे कौन कौन से फंडामेंटल राइट्स इंपॉर्टेंट है इस क्लास के लिए, जो कि एग्जाम में आ सकते हैं, उसको देख लेते हैं। द फर्स्ट वन इज राइट टू इक्वलिटी, आर्टिकल 14। आर्टिकल 14 ये नंबर याद करने हैं बेटा, स्पेशली ये 3 आर्टिकल्स तो एटलीस्ट पता होने चाहिए। इसके आगे और भी आर्टिकल पढ़ेंगे बट दे आर नॉट दैट इंपॉर्टेंट अंटिल अनलेस योर टीचर हैज सेड सो, ठीक है? अगर टीचर ने बताया है कि याद करो तो फिर करना है, अदरवाइज इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, बट यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है। सो दिस फर्स्ट वन, दिस इज आर्टिकल 14, इक्वलिटी बिफोर लॉ। नेक्स्ट वन, राइट टू फ्रीडम, वी आर हैविंग द फ्रीडम टू स्पीच, राइट? हम बोल सकते हैं, अपनी बातों को एक्सप्रेस कर सकते हैं जब तक कि हम किसी को हार्म नहीं कर रहे हैं। सो दिस कम्स अंडर द आर्टिकल 21। इसके बाद नेक्स्ट आता है राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन। अगर कोई आपको परेशान कर रहा है, कोई एक्सप्लॉइट कर रहा है, तो आप उसके लिए उसको फिर कोर्ट में लेके जा सकते हो, राइट? आप जस्टिस मांग सकते हो। नेक्स्ट आर्टिकल 21A, राइट टू एजुकेशन, ठीक है? सो दिस इज राइट टू इक्वालिटी, राइट टू फ्रीडम, राइट टू एक्सप्लॉइटेशन एंड राइट टू एजुकेशन। दीज आर द 4 fundamental rights that you have to remember here. Am I clear? Moving next, coming to the fundamental duties. अब हमारी कौन कौन से ऐसे moral obligation है, कौन कौन से duties है जो हमें करनी चाहिए? The first one, to abide by the constitution and respect the ideals and institution, the national flag and national anthem. बेटा हमें नेशनल फ्लैग की रेस्पेक्ट करनी चाहिए, नेशनल एंथम की रेस्पेक्ट करनी चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशन की रेस्पेक्ट करनी चाहिए। सो दीज आर फंडामेंटल ड्यूटीज। कमिंग नेक्स्ट, टू डिफेंड द कंट्री एंड रेंडर नेशनल सर्विस व्हेनेवर कॉल्ड अपॉन टू डू सो। जब भी जरूरत पड़े देश को हम खड़े रहें फॉर नेशनल सर्विस, राइट? सो दिस इज द नेक्स्ट फंडामेंटल ड्यूटी। टू वैल्यू एंड प्रिजर्व द रिच हेरिटेज ऑफ आवर कंपोजिट कल्चर। जो हमारे रिच हेरिटेज है जो हमारी कंट्री में, हम उसको प्रोटेक्ट करें, हम उसकी रेस्पेक्ट करें। नेक्स्ट, to protect and improve the natural environment including forest, lake, rivers, wildlife. तो बेसिकली हम अपने नेचर की रेस्पेक्ट करें, उसको प्रोटेक्ट करें। To strive towards the excellence in all sphere of the individual and collective activity that the nation constantly rises. बेटा हम सब लोग सिटीजन कॉन्स्टेंट ऐसे एफर्ट डालें जिससे कि हम अपने देश को और बेटर बना सकें। सो स्ट्राइव फॉर मोर। क्लियर? नेक्स्ट वन, इफ अ पेरेंट और गार्जियन इज देयर, they should provide education to their kids. Again moral obligation, right? उसके अलावा बेटा फर्टिनिटी है, ये भी क्या है, ये हमारा फंडामेंटल ड्यूटीज में आता है, हम भाईचारे को बढ़ावा दें। अंडरस्टूड? कमिंग टू द DPSPs, दैट इज डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसीज। अब गवर्नमेंट को क्या क्या करना चाहिए, ऐसे कौन से गोल हैं जिसके लिए गवर्नमेंट काम कर रही है। द फर्स्ट वन, यहाँ पर भी कुछ आर्टिकल्स लिखे हुए हैं, अगेन मैंने क्या बताया, इनको याद करने की जरूरत नहीं है। द फर्स्ट वन, वेलफेयर गवर्नमेंट, मीन्स गवर्नमेंट को ऐसे कुछ स्कीम और पॉलिसीज लेके आनी चाहिए जिससे कि लोगों का, जो सिटीजन्स हैं, उनका वेलफेयर हो सके। फॉर एग्जाम्पल गवर्नमेंट करती भी है, फॉर एग्जाम्पल जैसे पॉवर्टी लाइन से जो नीचे हैं उनको फ्री राशन मिलता है। व्हाट इज दिस? वेलफेयर। उसके अलावा राइट टू एजुकेशन के अंतर्गत जो गवर्नमेंट स्कूल्स है वहाँ पे मिड डे मील मिल रहा है, अगेन वेलफेयर है वो भी, और वो एजुकेशन के लिए भी काम कर रही है, राइट? इसके अलावा जो गाँव थे वहाँ पर टॉयलेट स्कीम आई थी जहाँ पे हर घर में टॉयलेट बनेगा, दैट इज अगेन व्हाट? वेलफेयर। करेक्ट? सो इस टाइप के और भी बहुत सारी स्कीम लेके आती है गवर्नमेंट। क्लियर? नेक्स्ट वन, यूनिफॉर्म सिविल कोड। ऑल ओवर द कंट्री जितने भी सिटीजन्स हैं सबके लिए सेम टाइप का लॉ होगा, इररिस्पेक्टिव ऑफ द जेंडर, कास्ट और एनी रिलीजन, राइट? सो दिस इज यूनिफॉर्म सिविल कोड। नेक्स्ट, सोशल, पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक जस्टिस। सोशल जस्टिस, जो सोशली बैकवर्ड हैं उनको प्रॉपर इक्वलिटी मिले तो उसके लिए रिजर्वेशन है। पॉलिटिकल जस्टिस,
मीन्स सब लोगों को वोट देने का अधिकार हो, वो है हमारे इंडिया में। इसके अलावा इकोनॉमिक जस्टिस, सो गवर्नमेंट कुछ ऐसे काम करे जिससे कि जो इकोनॉमिक गैप है वो कम कर सके, और उसके लिए गवर्नमेंट पॉलिसीज लेके आती है। गवर्नमेंट जो है वो जॉब निकालती है जो कि सबके लिए ओपन होती हैं, जो भी एलिजिबल है वो आए और एकदम एग्जाम दे, राइट। नेक्स्ट, प्रोटेक्शन ऑफ मॉन्यूमेंट्स, पैलेसेस एंड ऑब्जेक्ट्स ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस। अगेन इसके लिए कुछ कुछ आर्टिकल्स हैं जिससे कि हमारे जो हेरिटेज है उसको हम प्रिजर्व करके रखा हुआ है गवर्नमेंट ने। नेक्स्ट, न्यूट्रिशन, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग एंड पब्लिक हेल्थ। ये देखो पब्लिक हेल्थ आ गया, जो मैंने आपको टॉयलेट स्कीम बताई थी वो भी यहाँ पे इंक्लूड हो सकती है। Am I clear? So these are some of the DPSPs, Directive Principles of State Policies. Am I clear? चलो मूविंग हेड। अभी जैसे हमें क्या पता पड़ता है, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर थे उनका थॉट प्रोसेस, उन्होंने देखा कि भाई अभी अभी हम लोगों को आज़ादी मिल रही है, तो हमें को इमीडिएटली अपने सिटीजन्स को क्या देना चाहिए और हम लॉन्ग टर्म में क्या अचीव कर सकते हैं। तो उन्होंने क्या दिया, they wanted some rights that could be demanded immediately, that are the fundamental rights, the bigger goals that are directive principles that might take time to achieve as our country will progress। ठीक है, अब आप बोलोगे मैम फंडामेंटल ड्यूटीज तो नहीं लिखा है यहाँ पर। बेटा फंडामेंटल ड्यूटीज बाद में ऐड हुई थी 1976 में, ठीक है, अभी पढ़ना है आगे। चलो आगे देखते हैं। नाउ हियर आर सम लाइंस व्हिच वर स्टेटेड बाय बेगम अजीजा रसूल, शी वाज द मेंबर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली। ठीक है, अब इन्होंने जो यहाँ लाइंस बोली हैं इनको पढ़ के आपको ये बताना है कि ये कौन से आर्टिकल को रेफर कर रहे हैं, और इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकते हैं। ठीक है, सो पे अटेंशन। सर, the women of India are happy to step into their rightful heritage of complete equality with men in all sphere of life and activity. I say so because I am convinced that this is no new concept which has been postulated only for the purpose of the constitution, but it is an ideal that has been long cherished by the India, though social conditions for some time had tragically debased it in practice. This constitution affirms that ideal and gives the solemn assurance that the rights of the women in law will be wholly honored in the Indian Republic. अब बताओ कौन से आर्टिकल को रेफर कर रहा है बेटा? दिस इज राइट टू इक्वलिटी, आर्टिकल 14। ठीक है, अगर सीनियर क्लास में जाओगे तो यहाँ एक दो आर्टिकल और ऐड हो जाएंगे, लेकिन आपकी क्लास के लिए इट इज ओनली आर्टिकल 14, दैट इज द आंसर। हमें क्लियर? चलो now moving ahead, now understanding that how our constitution is a living document। हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन को लिविंग डॉक्यूमेंट बोलते हैं। क्यों बोलते हैं बेटा? लिविंग क्या चीज़ होती है? जो चीज़ कंटिन्यूसली चेंज हो सकती है, जो रिजिड नहीं होती। जैसे स्टोन है वो नॉन लिविंग है क्योंकि वो चेंज नहीं हो सकता अपने आप, लेकिन यहाँ पे हमारा कॉन्स्टिट्यूशन चेंज हुआ है। हमने इससे पहले पढ़ा भी था एक जगह पर। क्या पढ़ा था? इनिशियली कितने पार्ट्स और कितने शेड्यूल थे? 22 पार्ट्स एंड 8 शेड्यूल्स, और आज कितने हैं? 25 पार्ट्स एंड 12 शेड्यूल्स। What it shows? Change. Yeah? Yes? So that's why Constitution is a living document. ठीक है, देखो the Constitution is called a living document because it is not fixed or rigid. It can change and grow with the needs and experiences of the people of the country. जो हमारे Constitution maker थे बेटा, उन्होंने realize किया that there will be need for the new laws. जैसे जैसे डेवलपमेंट होगा, जैसे जैसे हमारी कंट्री प्रोग्रेस करेगी, तो हमें कुछ नए लॉज की जरूरत भी पड़ेगी, और इसीलिए हमारा कॉन्स्टिट्यूशन चेंज हो सकता है। ठीक है, अब ये चेंज कैसे होता है? किसी की मर्जी है क्या जो नई गवर्नमेंट आएगी और कुछ चेंज कर देगी? बेटा ऐसा नहीं होता। ईच लॉ जो भी अमेंड हो रहा है, जो चेंज हो रहा है, उस चेंज को लाने के लिए बहुत लंबे प्रोसीजर्स होते हैं। ठीक है, क्या क्या प्रोसीजर हो सकते हैं वो आपको देखने हैं यहाँ पर। हाउ चेंज और अमेंडमेंट्स आर मेड इन दिस कॉन्स्टिट्यूशन। फर्स्ट ऑफ ऑल, एनी अमेंडमेंट, अगर कोई भी चेंज करना है, एनी अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन आर रिगरसली डिबेटेड इन द पार्लियामेंट बिफोर दे आर एक्सेप्टेड। बहुत उस पर बहस होती है, पार्लियामेंट में डिस्कशन होता है, उसके बाद जाके कोई लॉ एक्सेप्ट होता है या चेंज होता है। ठीक है, नेक्स्ट, सम रिक्वायर अ डिबेट इन द लेजिस्लेटिव असेंबलीज एज वेल। लेजिस्लेटिव असेंबली मतलब स्टेट असेंबलीज एज वेल। नेक्स्ट, मेनी टाइम्स ओपिनियंस आर सॉट फ्रॉम द जनरल पब्लिक ऑल्सो। पब्लिक से भी कई बार ओपिनियन पूछा जाता है। एंड द फोर्थ वन, सम चेंजेस कैन ऑल्सो बी इनिशिएट बाय पॉपुलर मूवमेंट। कोई ऐसा विद्रोह हो जाए, है ना, कुछ लोग ऐसा मतलब डिमांड करने लग जाएं, तो उससे भी कुछ चेंजेस हो सकते हैं। क्लियर? अब ये जो पब्लिक ओपिनियन है ये कहाँ पर होता है, इसका एग्जाम्पल आपकी बुक में दिया हुआ है। ये देखो, आधार ऑथेंटिकेशन। आजकल हर चीज़ में आधार ऑथेंटिकेशन चाहिए, है ना। ये गवर्नमेंट ये रूल लेके आई थी, लेकिन इसके लिए यहाँ पर पब्लिक से फीडबैक भी मांगा गया था। इसको देखो मैंने जूम करके दिखाया हुआ है। फीडबैक इज इन्वाइटेड फ्रॉम द पब्लिक। सो व्हाट गवर्नमेंट इज डूइंग? गवर्नमेंट इज आस्किंग द फीडबैक फ्रॉम द पब्लिक ऑल्सो।
हमारे क्लियर? चलो आगे चलते हैं. नाउ हियर वी हैव टू सी सम पॉपुलर अमेंडमेंट्स इन द कॉन्स्टिट्यूशन. कौन कौन से ऐसे पॉपुलर अमेंडमेंट हुए हैं आज तक हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, वो हमें देखना है. ठीक है, अगेन इंपॉर्टेंट है, यहां से क्वेश्चन आएगा पक्का एग्जाम में. देखो, द फर्स्ट वन, फंडामेंटल ड्यूटीज. मैंने आपको बताया था ना, फंडामेंटल ड्यूटीज इनिशियली नहीं थी, बाद में ऐड हुई थी. कब? 1976 में. ठीक है, इसके अलावा आपको लेट्स एक्सप्लोर में कुछ और इन्फॉर्मेशन दी हुई है. देयर वॉज अ टाइम व्हेन पीपल वर नॉट अलाउड टू फ्लाई द नेशनल फ्लैग एट देयर होम्स. बेटा पहले के टाइम पे जो हमारा नेशनल फ्लैग है उसको हम घर पे नहीं लगा सकते थे, लेकिन 2004 में ये चेंज हुआ. क्यों चेंज हुआ? बिकॉज सिटीजन फेल्ट दैट इट वॉज देयर राइट टू एक्सप्रेस द प्राइड इन द कंट्री एंड चैलेंज दिस रूल इन द कोर्ट. चैलेंज किया और फिर चेंज भी हो गया. और आज के टाइम पे हम क्या कर रहे हैं? हर घर तिरंगा, राइट? हम हर घर में झंडा फहरा सकते हैं, इजंट इट? इसके अलावा और क्या है बेटा? हमने क्लास 6 में पंचायती राज सिस्टम आपने पढ़ा था. अब ये पंचायती राज सिस्टम शुरू से हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं था. अगेन ये भी चेंज हुआ है. कब चेंज हुआ है? इट वॉज इंटीग्रेटेड इन 1992 विथ 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट. 1992 में ये आया है. क्लियर? इसके आगे क्वेश्चन और दिए हुए हैं. कैन यू फाइंड आउट सम मोर अमेंडमेंट्स इन द कॉन्स्टिट्यूशन? अब बेटा कुछ रीसेंट अमेंडमेंट्स मैंने यहाँ पे आपको लिख के दिए हुए हैं. अगर सेम आपके टीचर ने भी लिखवाए हैं देन यू कैन रिमेंबर इट. अदरवाइज जो आपने की टीचर ने लिखवाए हैं ट्राई टू फॉलो दैट. ठीक है, यू कैन राइट दीज ऑल्सो इन एग्जामिनेशन, कोई गलत नहीं करेगा. गॉट इट? देखो, इंट्रोडक्शन ऑफ जीएसटी, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स. जो हम जीएसटी बात करते हैं ना, वो कब आया था? 2016 में उसको ऐड किया हुआ है. ये 2016 में ये लॉ लाया गया था. ठीक है, अब तो कम भी हो गया है. इसके अलावा इन 2019 10% रिजर्वेशन फॉर इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन आउटसाइड एससी एंड एसटी ओबीसी. देखो एससी एसटी ओबीसी को तो पहले से रिजर्वेशन मिलता आ रहा है, लेकिन उसके अलावा जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन है उनको भी रिजर्वेशन मिला इन एजुकेशनल एंड गवर्नमेंट जॉब्स. वन मोर रिफॉर्म. नेक्स्ट, in 2003 introduced the reservation of one third of the seat for women in the directly elected seats of Lok Sabha and the state assemblies. जो ये इलेक्शंस होते हैं उसमें 1/3 सीट किसके लिए रखी गई? विमेंस के लिए. सो दीज आर सम ऑफ द अमेंडमेंट, रीसेंट अमेंडमेंट्स. Am I clear? Understood? चलो moving ahead. Now let's try and understand the preamble of the Constitution of India. This is the preamble. अब बिल्कुल एग्जैक्टली ऐसे तो नहीं, लेकिन इससे मिलती जुलती पिक्चर आपने पक्का कहीं ना कहीं देखी होगी. कहाँ देखी है? ये आपकी जो एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक है उनके सबके फ्रंट पेज में सर से दी हुई है. दी है ना? देखा होगा पक्का ना. अब ये बताओ कितने बच्चों ने इसको आज तक कंप्लीट पढ़ा है? आई डाउट किसने पढ़ा होगा. इतना टाइम किसके पास है ना? बट डोंट वरी, अब तो पढ़ना ही पड़ेगा, वो भी समझ के. ठीक है, देखो पहले समझते हैं बेटा व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रीएम्बल. जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, जो भी इसमें चीज़ें लिखी हुई हैं, जो गाइडिंग वैल्यूज़ हैं, जो गाइडिंग प्रिंसिपल्स हैं, ये जो प्रीएम्बल है ये उसकी समरी बताता है एक तरीके से. अब देखो जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो बहुत बड़ा डॉक्यूमेंट है, सबके पास उसका एक्सेस तो है नहीं पढ़ने का, और ना तो इतना टाइम है. तो अगर कोई इस प्रीएम्बल को पढ़ लेगा तो उसको समझ में आ जाएगी हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कैसा है, वो क्या क्या चीज़ें हमें दे रहा है. ठीक है, सो हियर इन दिस प्रीएम्बल वी हैव टू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ ईच एंड एवरी वर्ड विच इज रिटन इन द बोर्ड. ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं. देखो, वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सोलेमनली रिजॉल्व टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया इनटू अ सोवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक एंड टू सिक्योर ऑल इट्स सिटीजन्स. अब पहले इसका मतलब समझ लेते हैं बेटा. वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सोलेमनली रिजॉल्व टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया मीन्स हमने ये डिसाइड किया है, हमने कॉन्स्टिट्यूट किया है, यानी कॉन्स्टिट्यूशन बनाया है. यहाँ पर लोगों ने बनाया है. हमको ये कॉन्स्टिट्यूशन किसी किंग ने या फिर कोई और दूसरी पावर है उसने नहीं दिया हुआ है कि ये लो अब तुम इसको फॉलो करना शुरू कर दो. ये हम लोगों ने मीन्स हमारे द्वारा जो सिटीजन्स थे, उनके द्वारा जो इलेक्ट किए हुए लोग थे, मेंबर्स थे, उन्होंने ये कॉन्स्टिट्यूशन बनाया है. ठीक है, सो वी द पीपल ऑफ इंडिया मतलब द कॉन्स्टिट्यूशन हैज बीन ड्रॉन अप एंड इनैक्टेड बाय द पीपल through their representative. It is not handed down to them by a king or a supreme power or any outside power. Am I clear? Moving ahead, what is the meaning of sovereign? बेटा sovereign authority, sovereign country वो होती है जहां पर उसकी गवर्नमेंट के पास, उसके लोगों के पास कंप्लीट राइट होता है डिसीजन लेने का, वेदर इट इज अ इंटरनल मैटर और एक्सटर्नल मैटर. हमारी कंट्री में कोई भी फॉरेन कंट्री आके डिक्टेट नहीं कर सकती, हमें नहीं बता सकती कि तुम ये करो. ठीक है, सो यहाँ जितने भी डिसीजन होंगे वो हमारी गवर्नमेंट हमारे बिहाफ पे लेगी. Here the people have supreme right to make decisions on internal as well as external matters. Here no external power can
डिक्टेट द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इस लाइन पे ध्यान दो, ये पता होना चाहिए। नो एक्सटर्नल पावर कैन डिक्टेट द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। अंडरस्टूड? सो दिस इज द मीनिंग ऑफ सोवरेन। कमिंग नेक्स्ट, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डेमोक्रेटिक? अब ये तो पता होगा, डेमोक्रेसी ऑलरेडी पढ़ ली है। क्या होती है डेमोक्रेटिक कंट्री? जहां पर जो लोग होते हैं वो रूल करते हैं। कैसे रूल करते हैं? हम वोट करते हैं, वी इलेक्ट आवर रिप्रेजेंटेटिव, और फिर वो रिप्रेजेंटेटिव हमारे लिए डिसीजन लेते हैं, राइट? सो व्हाट इज अ डेमोक्रेटिक कंट्री? अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, right? A form of government where people enjoy equal political rights, elect their rulers and hold them accountable also. हम उन जो रिप्रेजेंटेटिव है उनको होल्ड भी कर सकते हैं अकाउंटेबल कि तुमने गलत किया हुआ है, राइट? सो दिस इज डेमोक्रेटिक। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिपब्लिक? बेटा रिपब्लिक स्टेट क्या होता है? जहां पर जो सुप्रीम पोजिशन होती है वो हेरिडिटरी नहीं होती। मीन्स ऐसा नहीं हो कोई किंग है उसका बेटा ही किंग बनेगा, यहाँ पर ऐसा नहीं है। यहाँ पर हम लोग इलेक्ट करते हैं उसके लिए मेंबर, ठीक है? सो द हेड ऑफ द स्टेट इज एन इलेक्टेड पर्सन, दिस पोजिशन इज नॉट हेरिडिटरी। Am I clear? So now read it again. We the people of India, having solemnly resolved to constitute India into a sovereign, democratic republic, to secure to all its citizens what? First, justice. कौन सा justice? बेटा justice that is social, economical and political. अब यहाँ पे justice का मतलब क्या है? बेटा यहाँ justice का मतलब है अगर कोई discrimination होता है कास्ट को लेके, रिलीजन को लेके, जेंडर को लेके, तो वो जस्टिसेबल है, यानी उसके लिए हम कोर्ट में अप्रोच कर सकते हैं। सो वी विल गेट द जस्टिस, राइट? उसके अलावा जो गवर्नमेंट है वो भी कंटिन्यूस एफर्ट करेगी फॉर द वेलफेयर फॉर द पीपल इन ऑल दीज थ्री रिफॉर्म्स, सोशली, इकोनॉमिकली एंड पॉलिटिकली इक्वलिटी पे लाने के लिए। क्लियर? सो वी विल गेट जस्टिस हियर। कमिंग नेक्स्ट, लिबर्टी। सो लिबर्टी ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप। सो बेटा कॉन्स्टिट्यूशन में क्या दे रहा है? लिबर्टी दे रहा है। किस चीज़ की? अपनी बात को एक्सप्रेस करने की। हम अपनी बात कहीं पर भी बोल सकते हैं, हम चाहें जिस चीज़ पे बिलीव कर सकते हैं, हम किसी भी धर्म को मान सकते हैं, राइट? सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लिबर्टी? देयर आर नो अनरीजनेबल रिस्ट्रिक्शन ऑन द सिटीजन इन व्हाट दे थिंक, हाउ दे एक्सप्रेस देयर थॉट्स। बेटा ये कब तक लिबर्टी है? जब तक आप किसी को हार्म न करें तब तक ये लिबर्टी है, अदरवाइज फिर रिस्ट्रिक्शन हो जाएंगी, ठीक है? मूविंग अहेड, नेक्स्ट इज इक्वलिटी। Equality of status, of opportunity and to promote among them all. Now what does it mean? बेटा we all are equal before law. Law के सामने हम सब लोग बराबर हैं। The law will not discriminate between us based on caste, gender, socio-economic condition, किसी भी तरीके से नहीं, ठीक है? So यहाँ पर equality means we all are equal before law. The social inequalities needs to be reduced. और जो गवर्नमेंट है वो भी यहाँ पर इंश्योर करेगी कि सबको बराबरी का अधिकार मिले। Am I clear? आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज फर्टिनिटी। फर्टिनिटी का मतलब क्या होता है? भाईचारा। तो हम सब लोगों को, कॉन्स्टिट्यूशन ये बताता है कि जितने भी लोग सिटीजन हैं यहाँ पर हमारी कंट्री में, उन सबको भाईचारे से रहना चाहिए। सो ये बताते हैं यहाँ पर दैट ऑल ऑफ अस शुड बिहेव एज वी आर द मेंबर ऑफ द सेम फैमिली। तो सेम फैमिली के होंगे तो वहाँ पे ब्रदरहुड बना रहेगा, ठीक है? सो नो वन शुड ट्रीट द फेलो सिटीजन एज इंफीरियर। हमारे क्लियर? आगे बढ़ते हैं। सो आगे क्या लिखा हुआ है? इन आवर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, असेंबली में हो रहा है ये। सो इन आवर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली दिस 26th डे ऑफ नवंबर 1949, 26 नवंबर 1949, ये पहले ही पढ़ा हमने ये डेट, राइट? सो यहाँ पर हेयर डू अडॉप्ट, इनेक्ट एंड गिव टू आवर सेल्फ दिस कॉन्स्टिट्यूशन। हम अपने आप को ये कॉन्स्टिट्यूशन दे रहे हैं। कौन? वी द पीपल ऑफ इंडिया। हमारे क्लियर? अंडरस्टूड? चलो आगे देखते हैं। बेटा ये है प्रीएम्बल जो हमने अभी समझा, ये आपका फोटो है जो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन है वहां से लिया गया है। ये प्रीएम्बल आपकी एनसीईआरटी में दिया हुआ है। नाउ इज देयर एनी डिफरेंस? कुछ दोनों में अलग दिख रहा है आपको क्या? अब डिजाइन अलग है ऑब्वियसली, और कुछ अलग है क्या? देखो, वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सोलेमनली, सो वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सोलेमनली रिजॉल्व टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया इनटू अ, यहाँ पे देखो ब्रैकेट दिया हुआ है, रिजॉल्व्ड कॉन्स्टिट्यूट इंडिया इंटू अ सोवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। यहाँ 3 वर्ड्स हैं। यहाँ कितने हैं? सोवरेन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। तो यहाँ पर 2 वर्ड एक्स्ट्रा आ गए हैं। कौन कौन से? सोशलिस्ट एंड सेक्युलर। इससे क्या पता पड़ रहा है? बेटा जो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन था वहाँ पर ये सोशलिस्ट और सेक्युलर वर्ड नहीं था, ये बाद में ऐड हुए हैं। कब ऐड हुए थे? बेटा ये ऐड हुए थे 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से इन 1976। ये 2 वर्ड कौन कौन से? सोशलिस्ट एंड सेक्युलर। बेटा एग्जाम में पक्का दिखेंगे आपको, 100% वाले क्वेश्चन है ये। एमसीक्यू में भी आ सकता है। कौन से 2 ऐसे वर्ड हैं जो बाद में ऐड हुए थे? ये भी आ सकता है। कब ऐड हुए थे?
कौन से अमेंडमेंट में ऐड हुए थे, एवरीथिंग यू शुड नो, ठीक है, इंक्लूडिंग देयर मीनिंग ऑल्सो, ठीक है। अब मीनिंग समझते हैं। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सोशलिस्ट? बेटा सोशलिस्ट का मतलब है जो वेल्थ जनरेट हुई है हमारी कंट्री में, सो वेल्थ इज जनरेटेड सोशली एंड शुड बी शेयर्ड बाय द सोसाइटी। अब बोलोगे मैम है शेयर्ड बाय द सोसाइटी, लेकिन हमें तो नहीं मिल रही, हमारे घर में तो पैसे नहीं आ रहे। बेटा यहाँ पर जो ये शेयर्ड बाय द सोसाइटी है, इसका मतलब ये नहीं कि जो गवर्नमेंट का पैसा है वो सबको बांट देंगे। इसका मतलब ये है जो भी अर्निंग की अपॉर्चुनिटी है वो सबके लिए सेम होगी। अगर मान लो कोई 2 लोग जॉब कर रहे हैं एक टाइप की, तो उनकी सैलरी बिल्कुल सेम होगी। ये गवर्नमेंट को इंश्योर करना है, ठीक है। सो दिस इज द सोशलिस्ट। उसके अलावा गवर्नमेंट शुड रेगुलेट द ओनरशिप ऑफ द लैंड। उसके अलावा जो इंडस्ट्रीज हैं, उसके अलावा जो सोशो इकोनॉमिक इक्वलिटीज हैं, उसको रिड्यूस करने के लिए भी गवर्नमेंट को कंटिन्यूस काम करना पड़ेगा। दिस इज द मीनिंग ऑफ सोशलिस्ट, ठीक है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सेक्युलर? सेक्युलर मतलब हमारी कंट्री में हर धर्म को बराबरी से देखा जाता है। वी आर द सेक्युलर कंट्री। हमारी कंट्री का कोई एक पर्टिकुलर धर्म नहीं है, ठीक है। सो हियर सिटीजन्स हैव कंप्लीट फ्रीडम टू फॉलो एनी रिलीजन। हमारी मर्जी है, हम किसी भी धर्म को मान सकते हैं, हम कहीं भी जा सकते हैं, मंदिर, गुरुद्वारा, मस्जिद, चर्च, जहां आपकी मर्जी है आप जा सकते हो, राइट। बट देयर इज नो ऑफिशियल रिलीजन एंड गवर्नमेंट ट्रीट्स ऑल द रिलीजियस बिलीव्स एंड प्रैक्टिस विद इक्वल रिस्पेक्ट। Clear? So this is the meaning of secular here. Understood? Understood the preamble and understood the constitution also? Chalo. So with this, we are done with this chapter. I hope you were able to understand each and every concept, but still having any doubt or facing any difficulty, what are you supposed to do? Comment. I will revert back there. Okay? Chalo. See you soon for the next chapter. Till then, take care and bye-bye.